Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the chapter number 6 balance of payment, and this is the last chapter of macroeconomics. इससे पहले we are completed in the 5 chapters. So this is the last chapter की छोटा सा चैप्टर है, अपन एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. तो आज समझते हैं अपन कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है. बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो डिनोटेड balance of payment is also denoted as BOP. BOP means the balance of the payment. So अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे वी आर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट, सो एवरीवन इज नो अबाउट द बैलेंस शीट एंड पी एंड एल, लेजर एंड अदर वन इज द. मान लेते हैं कि अपन में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि कॉमर्स के हैं, तो वो जानते होंगे बैलेंस शीट क्या होता है, पी एंड एल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल क्या होता है. सो जैसे बैलेंस शीट में होता है, अपन वन साइड क्या दिखाते हैं, लाइबिलिटीज दिखाते हैं, अदर साइड इज द एसेट्स दिखाते हैं. तो इसी तरह अपन पी एंड एल में भी प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं. लेजर एंड ट्रायल बनाते हैं तो अपन दिखाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट. तो जो हमारे इनफ्लोज है अपन उनको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, एंड जो हमारे आउटफ्लोज है उनको अपन डेबिट साइड में दिखाते हैं. तो जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे मान लेते हैं कि एक बिजनेस वाला है, तो दिखाता है कि उसके कंट्री में क्या, उसकी मतलब कि जो बिजनेस है उसमें क्या क्या आ रहा है. तो दिस इज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. तो वो इन सबको रिकॉर्ड करके रखता है, मतलब कि जो कैपिटल एसेट्स है उनको बैलेंस शीट में, ट्रायल में, लेजर बना के रखता है. तो उसी तरह से मतलब विद इन द कंट्री होता है. उसी तरह के मतलब कि अपन किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. मतलब कि जहाँ पे अपन इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं हमारे ट्रांजेक्शन को, कि कितना हमारा क्रेडिट हुआ है, कितना हमारा इनफ्लो हुआ है, एंड कितना हमारा आउटफ्लो हुआ है, डेबिट. तो जहाँ पे अपन इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, जहाँ पे अपन इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं अपन उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह से क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया. तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. एक तरह से क्या है, एक स्टेटमेंट है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट. एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जहाँ पे अपन रिकॉर्ड करते हैं हमारी ट्रांजैक्शन को. तो इसमें क्या होता है, इट्स प्रोवाइड्स क्या करता है, हम एक सिस्टेमेटिक मतलब कि अपन एक इसको सिस्टेमेटिक वे में प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इज द सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ लेकिन यहाँ पे जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो कैसे ट्रांजैक्शन होती है, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है. तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लिखेंगे अपन यहाँ पे. जो हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो किसके बीच में होती है, वो रेजिडेंट्स के बीच में होती है, एंड जो हमारी मतलब कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ होती है. तो बिटवीन द एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो एक तरह से BOP क्या हुआ है, इट्स प्रोवाइड द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे अपन मान लेते हैं यहाँ पे दूसरी कंट्री आ गई रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, जैसे USA हो गया, जापान हो गया, इटली हो गई. तो ये सब क्या हो जाते हैं हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो BOP क्या करता है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है बिटवीन द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में. और जो इसका पीरियड होता है वो कितने ईयर का होता है, जो BOP का पीरियड होता है वो होता है 1 ईयर. और जो BOP अकाउंट होता है वो बनाता कौन है, तो वो विल कीप.
तो जो हमारा बीओपी अकाउंट होता है उसको बनाती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही रिकॉर्ड करेगी हमारी कंट्री के बीच में, रेजिडेंट्स के बीच में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अपन देखते हैं कि जो हमारे रेजिडेंट्स होते हैं वो इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है। तो अपन देखते हैं जो हमारे रेजिडेंट्स है एंड नॉन रेजिडेंट्स, मतलब कि जिसमें रेजिडेंट्स में कौन इंक्लूड नहीं होगा, एंड हु आर द इंक्लूडेड ऑफ द रेजिडेंट्स। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि रेजिडेंट्स में इंक्लूड कौन होता है। एंड नॉट इंक्लूडेड रेजिडेंट्स। तो जैसे अपन सब इंडिया में रहते हैं तो अपन सब इंक्लूड होंगे रेजिडेंट्स में, मतलब कि हाउस होल्ड हो गई। जो हमारी कंट्री में हमारे द्वारा जो बिजनेसेज चलाए जा रहे हैं तो वो सब इंक्लूड होगी, तो फर्म्स या बिजनेसेज या फर्म्स होगी। एंड थर्ड वन इज द गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब कि गवर्नमेंट भी इंक्लूड होगी। जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे अपन इंडिया में रह रहे तो हमारी गवर्नमेंट है, तो वो भी क्या किस में इंक्लूड होगी, रेजिडेंट्स में, तो गवर्नमेंट एजेंसीज। और नॉन रेजिडेंट्स इंक्लूड, नॉन रेजिडेंट्स इंक्लूड, तो नॉन रेजिडेंट्स में क्या आता है कि फॉरेन पर्सन आ गया कोई, तो फॉरेन मिलिट्री पर्सन, एंड कोई मतलब कि कोई यूएसए से इंडिया में घूमने के लिए आया, तो लेकिन अपन उसको मतलब रेजिडेंट नहीं मान सकते। तो जो भी टूरिस्ट होते हैं जो क्या दूसरी कंट्री से आते हैं तो वो भी इंक्लूड नहीं होते। थर्ड वन जैसे कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे थर्ड वन क्या आएगा, ब्रांचेज ऑफ फॉरेन कंपनीज। तो जैसे कोई यूएसए की ब्रांच है, अगर वो उसका अगर कोई यूएसए का ब्रांड है और वो यूएसए में भी उसने अपनी एक दो ब्रांचेज ओपन कर रखी है, तो वो यूएस मतलब इंडिया के लिए क्या नहीं होती है, रेजिडेंट्स में इंक्लूड नहीं होती है। तो ये 3 है, इन तीनों को अपन मानते हैं रेजिडेंट्स, इनको अपन नॉन रेजिडेंट्स मानते हैं। तो अपन समझते हैं कि जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट है मतलब उसमें आता क्या क्या है, उसको कैटेगराइज कैसे करते हैं। तो अपन इसको कैटेगराइज करते हैं। तो जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो उसमें जितने भी हमारे विजिबल आइटम्स है वो सब इंक्लूड होंगे एंड इनविजिबल आइटम्स इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होगा, विजिबल आइटम्स एंड सेकेंड वन इज द इनविजिबल आइटम्स। विजिबल क्या होता है, जिनको अपन देख सकते हैं, तो वो क्या होता है, विजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम जो मतलब कि अपन जिनको देख नहीं सकते, जैसे सर्विसेज हो गई, ये सब किस में आते हैं, इनविजिबल आइटम्स में। थर्ड वन आता है कि अपन किसी को वन वे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो इंक्लूड होगा, तो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन मतलब कि अपन किसी को वन वे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इसमें वो इंक्लूड होगा। थर्ड वन इज द कैपिटल ट्रांसफर। तो इनके ऊपर अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या है, विजिबल आइटम्स में क्या क्या इंक्लूड होंगे एंड इनविजिबल आइटम्स में क्या क्या इंक्लूड होंगे। तो इन मतलब कि जो विजिबल आइटम्स है उसमें इंक्लूड क्या क्या होंगे, जो फिजिकल गुड्स है हमारे, जैसे आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि फिजिकल गुड्स क्या होते हैं। ऐसे गुड्स जैसे जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, ये सब क्या होते हैं हमारे लिए, मशीनरी, ये सब क्या होते हैं, फिजिबल होते हैं, मतलब जिनको अपन देख सकते हैं। इनविजिबल जो जिनको अपन देख नहीं सकते, जैसे इसका एग्जांपल है सर्विसेज। तो इसमें क्या आएगा, इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेम रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज। तो इसमें क्या आएगा, ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे अपन लिखेंगे इनविजिबल आइटम्स रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ
ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, जिसके अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि इसमें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, जैसे लाइक शिपिंग, बैंकिंग, एंड अदर वन इज द इंश्योरेंस एंड एटसेट्रा। फिर थर्ड आता है हमारा यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, इसको अपन ऑल्सो डिनोटेट करते हैं वन वे ट्रांजेक्शन। जिसका फॉर एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं कि हमें यूएसए से गिफ्ट्स मिल रहा है, कोई हमें गिफ्ट मिला है तो उसके बदले में हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वन वे होता है ये, मतलब कि भाई मेरा बर्थडे, मुझे घर पे गिफ्ट मिल रहा है तो ऐसा नहीं तो मैं भी उनको कुछ दूसरा गिफ्ट दे रही हूँ। वो एक होता है कि घर में अपन दे भी देते हैं रिटर्न गिफ्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द हमें गिफ्ट मिल रहा है तो वो क्या होता है, वन वे होता है कि हम उसके बदले में कुछ पे नहीं कर रहे। तो मतलब कि एक गिफ्ट आया 100 रुपीज़ का, मुझे मेरी मम्मा ने गिफ्ट दिया 100 रुपीज़ का, तो ऐसा नहीं है कि उसके बदले में मैं पे कर रही हूँ उन्हें 100 रुपीज़। तो गिफ्ट क्या होता है, वन वे ट्रांजेक्शन होता है, जो बस सामने वाला दे देता है, अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट्स इट। तो जहाँ पे क्या होता है कि ऐसा गिफ्ट जहाँ मतलब कि ऐसे ट्रांजेक्शन जहाँ पे एक ही तरफ से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन वन वे ट्रांजेक्शन। फोर्थ वन आता है कैपिटल गुड्स, कैपिटल ट्रांसफर, जिसमें क्या आ जाता है, हमारे जितने भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो कैपिटल ट्रांसफर क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स थ्रू बोरोइंग और सेल ऑफ द एसेट्स। जैसे इसमें रिसिप्ट्स किसके द्वारा होंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स या तो अपन किसी से बोरो कर रहे हैं, लोन ले लें तो बोरोइंग ऑफ लोन और सेल ऑफ एसेट्स। या तो अपन किसी से बोरो कर रहे हैं या अपन किसी से लोन ले रहे हैं, तो वो क्या होगी हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल पेमेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि अपन किसी को रीपेमेंट कर रहे हैं या फिर अपन हमारी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं। तो कैपिटल इसमें कैपिटल पेमेंट्स में क्या आ रहा है कि अपन लोन को रीपेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपन हमारे लोन को रीपेमेंट करें तो थ्रू कैपिटल रीपेमेंट एंड परचेज ऑफ द एसेट। अगर अपन एसेट्स को परचेज करते हैं तो हमारे पास से पैसे जाते हैं ना कि आते हैं। जब अपन सेल करते हैं तो हमारे पास से पैसे आते हैं, तो दिस इज द रिसीप्ट। लेकिन जब हम पैसे मतलब कि परचेज कर रहे हैं तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये भी क्या हो जाता है हमारे लिए कैपिटल पेमेंट्स, ये कैपिटल रिसीप्ट। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें ये चार चीज़ें आती हैं, ये मतलब कि थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वन इज द विजिबल आइटम्स, ऐसे आइटम जो फिजिकल गुड मतलब कि फिजिकल गुड्स आर द इंक्लूडेड। सेकेंड वन आता है इनविजिबल आइटम, जिसको अपन देख नहीं सकते, जैसे सर्विसेज। तो इनविजिबल आइटम रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। थर्ड वन इज द यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। जो हमारा थर्ड आता है यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, उसमें इंक्लूड होता है वन वे ट्रांजेक्शन। जैसे हमें किसी से गिफ्ट मिल रहा है तो हमें उसके बदले में कुछ पे नहीं कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द वन वे ट्रांजेक्शन। फोर्थ आता है हमारा कैपिटल ट्रांसफर, जिसमें क्या आता है हमारे कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। तो कैपिटल रिसीप्ट्स में क्या आता है, थ्रू बोरोइंग ऑफ लोन्स और सेल ऑफ द एसेट्स। या तो हमें किसी से लोन ले रहे हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे, या फिर अपने अपनी एसेट्स को सेल कर दिया है। थर्ड वन इज कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल पेमेंट्स क्या होता है, थ्रू कैपिटल रीपेमेंट और परचेज ऑफ एसेट्स। मतलब कि हमें किसी से लोन लिया तो उसको पे भी तो करना पड़ेगा, तो या तो हम लोन को रीपेमेंट कर रहे हैं, हमारी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो इस पर हमारा खर्चा हो सकता है, तो ये क्या हो गया हमारे पेमेंट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंस और पेमेंट में, ये चारों के चारों इंक्लूड होते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, सो अपन ने ट्रायल बैलेंस में क्या देखा होगा कि उसमें क्या होती है, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, क्रेडिट एंड डेबिट जो हमारी लेजर होती है, तो उसी तरह से जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें भी क्या होती है, डबल काउंटिंग होती है। तो इसमें भी क्या आता है कि
इसमें भी इंक्लूड होगा कि क्रेडिट साइड एंड ऑल्सो द डेबिट साइड। तो जो क्रेडिट साइड है उसमें क्या आ जाते हैं हमारे ऑल इनफ्लोज, जो जो हमारी मतलब इकोनॉमी में आ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं ऑल इनफ्लोज, जो जो हमारी इकोनॉमी से जा रहा है उसको बोलते हैं अपन आउटफ्लोज। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑट आउटफ्लोज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या होता है, डबल काउंटिंग होता है। तो वहां पे क्या होता है कि क्रेडिट एंड डेबिट साइड में अपन दिखाते हैं ऑल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो इस तरह से अपन समझते हैं कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इसका मतलब क्या होता है इन अकाउंटिंग सेंस। आपने देखा होगा कि अकाउंट्स में जो अपन बनाते हैं उसमें क्या होता है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑलवेज द इक्वल। तो इन अकाउंटिंग सेंस मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होता है, बैलेंस होता है इन द अकाउंटिंग सेंस। बट इकोनॉमिक सेंस में ऐसा नहीं होता है। इन इकोनॉमिक सेंस तो इकोनॉमिक सेंस, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सेंस हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इकोनॉमिक सेंस तो बीओपी इज नॉट ऑलवेज इक्वल, बीओपी इज ऑलवेज नॉट इक्वल। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल नहीं होता है। अकाउंटिंग के सेंस में अपने मतलब कि देखा होगा अकाउंट्स में कि लेजर अपन बनाते हैं तो उसमें डेबिट क्रेडिट साइड ऑलवेज इक्वल होता है, लेकिन अकाउंटिंग सेंस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो किस टाइप का हो सकता है अपन ये भी देखते हैं। तो या फर्स्ट वन इज कि ये बैलेंस हो सकता है जैसे कि अकाउंटिंग सेंस में होता है। तो बैलेंस बीओपी का मतलब क्या होता है कि हमारे क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड ऑलवेज द मतलब कि इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिसीप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो हमारी रिसीप्ट्स है फॉरेन एक्सचेंज की इज इक्वल टू मतलब कि अपन कितना पेमेंट कर रहे हैं तो वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि हमारी रिसिप्ट्स भी उतनी है जितना हमारा एक्सपेंडिचर है, मतलब कि बोथ आर द इक्वल। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बैलेंस बजट होता है जैसा कि अकाउंट्स में होता है जहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है। सेकेंड वन आता है कि हमारा सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जरूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा ही हो, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हमारे रिसिप्ट्स हमारे पेमेंट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट। तो रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ग्रेटर देन पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी रिसिप्ट्स हमारे पेमेंट से ज़्यादा हो रही है। थर्ड वन आता है डेफिसिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जरूरी नहीं है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो बैलेंस, तो कई बार ये क्या डेफिसिएट भी हो जाता है। तो डेफिसिएट की कंडीशन में क्या होता है कि हमारी रिसिप्ट्स कम होती है हमारे पेमेंट्स में ज़्यादा। कि हम अगर हमें 100 रिसिप्ट है तो हमें पे कितना कर रहा है 120, दिस इज द डेफिसिएट बजट। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लेस देन पेमेंट्स ऑफ फॉरेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। तो पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ग्रेटर देन रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। तो जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कितने टाइप का हो सकता है, या तो ये सरप्लस हो सकता है, बैलेंस बजट हो सकता है एंड डेफिसिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है। तो ये 3 टाइप से हो सकता है। अब हमारा एक और नया कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। हम बात करते हैं ये क्या होता है।
बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हमारा ये नया कॉन्सेप्ट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये भी पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो अपन देखते हैं कि ये होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि अपन एग्जाम्पल से पहले अपन एक समझते हैं इसको। मतलब कि अपन किसी कंट्री से हमारे एक्सपोर्ट्स है 1000 और हमारे इम्पोर्ट्स है 800। तो ये क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ये एक्सपोर्ट्स मान लेते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो अगर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 200। तो ये 200 क्या होता है हमारे लिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहाँ पे अपन माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। इसमें ओनली इंक्लूडेड द विजिबल आइटम्स, तो इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि जहां से अपन माइनस कर, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड लेस देन, मतलब कि उसमें से अपन माइनस करेंगे इम्पोर्ट्स ऑफ गुड। तो इसमें भी मतलब कि जो होता है हमारा वो डेबिट क्रेडिट साइड वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि अपन जितने भी एक्सपोर्ट्स है, मान लेते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स है, अदर वन इज द इम्पोर्ट्स है। तो अगर अपन किसी कंट्री को एक्सपोर्ट्स करें तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। तो ये किस में इंक्लूड होगा, इनफ्लोज में, और ये किस में होगा, आउटफ्लोज में। तो इसमें क्या आता है, ये क्या होगा हमारे लिए, इनफ्लोज, एंड दिस वन इज द आउटफ्लोज। तो इसको अपन किस में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में, और इसको अपन किस में दिखाएंगे, डेबिट साइड में। तो एक तरह से जो ये ऊपर वाला हमारे लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव, एंड ये क्या हो जाता है हमारे लिए, नेगेटिव। तो एक्सपोर्ट्स मतलब कि इनफ्लोज, एंड इम्पोर्ट्स मतलब कि आउटफ्लोज, मतलब डेबिट। तो बैलेंस ऑफ जो ये है ट्रेड, ये क्या है, एक तरह से पार्ट है बैलेंस। उसमें क्या थे, 4 आइटम्स इंक्लूड थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। तो बीओपी अकाउंट, तो जो हमारा बीओपी अकाउंट है उसका ये क्या है, एक तरह से पार्ट है। तो यहाँ पे क्या आता है कि जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड है वो क्या करता है, वो क्रूकल रोल इन डिसाइडिंग ओवरऑल सिचुएशन ऑफ ए कंट्री। तो मतलब ये हमारी एक कंट्री की एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सिचुएशन को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो बीओडी इज ए पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट प्ले क्रूकल रोल इन डिसाइडिंग ओवरऑल सिचुएशन ऑफ बीओपी कंट्री। तो जो हमारा ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो भी कैसा हो सकता है, वो भी बैलेंस हो सकता है, सरप्लस एंड डेफिसिट होता है। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसका एक और नाम है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। तो यहाँ पे अपन सिर्फ जो हमारे विजिबल आइटम्स है उसको इंक्लूड करते हैं, एंड जो बीओपी होते हैं उस पर तो अपन ने देखा 4 टाइप्स के आइटम्स इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स इंक्लूड होते हैं, और ऑल्सो नोन एज ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस। तो ये भी कितना हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, एंड डेफिसिट हो सकता है।
तो यहाँ पे भी क्या आता है, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो हमारा सरप्लस होता है उसमें क्या होता है कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं हमारे इंपोर्ट से, तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। तो जो हमारे एक्सपोर्ट उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, तो एक्स ग्रेटर देन एम। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसमें क्या होता है कि दोनों इक्वल होते हैं, जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बोथ आर द इक्वल, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ, मतलब कि बैलेंस ट्रेड। थर्ड आता है डेफिसिट, जहाँ पे क्या होता है हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं हमारे इंपोर्ट से, तो एक्सपोर्ट्स लेस देन इंपोर्ट्स, एक्स लेस देन एम। तो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। Difference between balance of trade and balance of payment। तो देखते हैं अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पे अपन देखते हैं इनका बेसिस, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ऑल्सो एक्स माइनस एम। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है, तो दिस इज द स्टेटमेंट होता है एक तरह से, जहाँ पे अपन रिकॉर्ड करते हैं हमारी ऑल द ट्रांजेक्शन को। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ a systematic record between residents of a country and rest of the world। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये होगा, इन बिटवीन का मीनिंग क्या है। तो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है। सेकेंड अपन देखते हैं इनके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें अपन किसको इंक्लूड करते हैं, तो ओनली इंक्लूडेड विजिबल ट्रेड्स, विजिबल आइटम्स। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, विजिबल आइटम्स, सेकेंड वन इज द इनविजिबल आइटम्स, जैसे सर्विसेज वगैरह हो गई। थर्ड वन क्या आएगा, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। एंड फोर्थ वन इज द कैपिटल ट्रांसफर। फिर अपन देखते हैं इनका स्कोप। तो जो हमारा विजिबल ऑफ ट्रेड है वो क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये क्या होता है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंक्लूडेड ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये इसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है,
मतलब कि ब्रॉड होता है। फिर देखते हैं सेटलमेंट। अपन मान लेते हैं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो क्या होता है, अनफेवरेबल होता है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होता है, वो फेवरेबल होता है। तो जो हमारा सेटलमेंट है वो क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। तो सेटलमेंट इज पॉसिबल, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका ही पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेटल द बैलेंस ऑफ ट्रेड। सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या अनफेवरेबल है, बट जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल है। तो क्या ऐसी कंडीशन में सेटलमेंट हो सकता है? तो दिस इज द नॉट द पॉसिबल, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड तो पार्ट है एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सेटलमेंट। तो इनकी डिफरेंस क्या है, फ्री बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट है। मीनिंग क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, स्कोप क्या है, इनका सेटलमेंट कैसे है। तो अपन देखते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके 2 कॉन्सेप्ट है, करंट अकाउंट कॉन्सेप्ट एंड सेकंड वन इज द कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वन इज द करंट अकाउंट, सेकंड वन इज द कैपिटल अकाउंट। तो जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसमें इंक्लूड होते हैं जो हमारे रिकरिंग के, मतलब जो एक्सपेंडिचर है जो डेली बेसिस पे होते रहते हैं। और जो कैपिटल अकाउंट उसमें मतलब कि जैसे जो असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूड होंगे जो डेली बेसिस पे नहीं होते, जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो अपन इनके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन की करंट अकाउंट क्या होता है एंड कैपिटल अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट, तो जो हमारा करंट अकाउंट होता है वो मेंटेन करता है हमारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को, जो क्या डेली बेसिस पे होते रहते हैं। तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो क्या करते हैं, इनको रिकॉर्ड करता है। तो करंट अकाउंट जो हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं उनको क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है एंड रिलेटिव टू ऑल द ट्रांजेक्शन, मतलब कि सारे ट्रांजेक्शन को, रिलेटिंग टू ऑल द ट्रांजेक्शन। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। तो ये तीनों के तीनों इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो इंक्लूड द विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। फिर सेकेंड आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो अपन देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है, पर एक बार देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे विजिबल आइटम हो गया, इनविजिबल आइटम हो गया एंड यूनिलेटरल रिसिप्ट्स हो गई। और इसमें आ जाती है इनकम रिसिप्ट्स, जो हमें किस बाहर से मिल रही है। तो इनकम रिसिप्ट्स फ्रॉम द अब्रॉड। तो विजिबल आइटम्स में क्या जाता है, जैसे एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। और इनविजिबल में जैसे कि सर्विसेज आ गई, इसमें क्या आएगा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इसमें क्या आएगी, सर्विसेज। जैसे यूनिलेटरल में जैसे हमें किसी से गिफ्ट मिल रही है, यहाँ पे क्या होता है कि हमें रिसिप्ट्स मिल रही है फ्रॉम द अब्रॉड। तो यहाँ पे इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम द अब्रॉड। ये सब के सब किस में इसके कंपोनेंट है करंट अकाउंट के। सेकंड देखते हैं अपन कैपिटल अकाउंट। ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो क्या होता है,
तो कैपिटल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स से। तो पहले अपन देखते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट। एंड करंट अकाउंट पहले देखते हैं इनके किस बेसिस पे हो सकता है। एंड यहाँ पे अपन लिख लेते हैं BOT एंड अदर वन इज द करंट अकाउंट। तो इनके अपन देखते हैं पहले कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड होता है हमारे विजिबल आइटम्स। तो इंक्लूडेड ओनली विजिबल आइटम्स। और जो हमारा करंट अकाउंट है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो इसमें इंक्लूड होगा विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन एंड जो हमें इनकम रिसीव्स एंड पेमेंट हो रही है बाहर से तो यूनिलैटरल। तो जिनका कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, तो ये क्या है, ये नैरो है और जो हमारा करंट अकाउंट है वो क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली इनके बीच में 2 डिफरेंसेज है। फिर अपन देखते हैं कि जो हमारे करंट अकाउंट है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, तो जो हमारा करंट अकाउंट है उसके भी कंपोनेंट्स में इंक्लूड होगा, मतलब कि जो रिसीव्स एंड पेमेंट्स है। तो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, तो इसमें कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। तो द नेट वैल्यू ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ क्रेडिट करंट अकाउंट, बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। जो हमारा करंट अकाउंट है वो भी कैसा हो सकता है, सरप्लस बैलेंस करंट अकाउंट हो सकता है, सरप्लस करंट अकाउंट हो सकता है, डेफिसिट करंट अकाउंट होता है। तो अपन डिस्कस करते हैं कि 1 by 1 होता क्या है। बैलेंस्ड करंट अकाउंट, सेकेंड वन सरप्लस करंट अकाउंट एंड लास्ट वन इज द डेफिसिट करंट अकाउंट। तो जो हमारा बैलेंस करंट अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बोथ आर द इक्वल, जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे इनफ्लो एंड आउटफ्लो इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बैलेंस होगा उसमें अपन क्या लिखेंगे, रिसिप्ट्स इज इक्वल टू पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर द इक्वल। तो इनफ्लोज इक्वल टू आउटफ्लोज, मतलब कि हमारे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड आर द इक्वल, मतलब कि क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट। दिस इज द बैलेंस करंट अकाउंट। सेकेंड आता है सरप्लस, जहाँ पे क्या होता है, हमारी रिसीप्ट ज़्यादा होती है हमारी पेमेंट से, जो हमें मिल रहा है वो हमारी जितना अपन पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक तरह से सरप्लस हो जाता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, रिसीप्ट्स ग्रेटर देन पेमेंट, मतलब क्या कि हमारे इनफ्लोज ग्रेटर देन आउटफ्लोज या क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट्स। थर्ड वन आता है डेफिसिट करंट अकाउंट, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना हमें मिल रहा है उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो एक घाटा हो जाता है ना, तो डेफिसिट हो जाता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, रिसीप्ट्स लेस देन पेमेंट्स। तो जो हमारा करंट अकाउंट है वो भी कैसा हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, सरप्लस हो सकता है या फिर डेफिसिट हो सकता है।
फिर अपन देखते हैं, बात करते हैं सेकंड क्या था हमारा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कितना चेंज हो रहा है, दिस इज द कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट क्या था हमारा करंट अकाउंट, सेकंड क्या हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जो मतलब कि जिसमें इंक्लूड होता है ओनली फॉर द मतलब कि कैपिटल आइटम, सो दिस इज द कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा अपन देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। या तो अपन कहीं से बोरो कर रखा है अमाउंट को, या मतलब कि तो वो किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो बोरोइंग एंड लेंडिंग, या तो अपन बोरो कर रहे हैं या फिर किसी को अपन दे रहे हैं, तो बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम एब्रोड। तो बोरोइंग एंड लैंडिंग मतलब कि अपन कहीं से बोरो कर रहे हैं, यहाँ पे अपन जो भी कर रहे हैं वो क्या किस में आ जाता है, अब्रॉड में आ जाता है, कि विद इन द कंट्री की बात नहीं हो रही है, कंट्री से दो कंट्री के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। सेकंड अपन क्या कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट टू मतलब कि हमारी कंट्री में कोई कर रहा है या फिर अपन किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। थर्ड वन इसमें इंक्लूड हो जाता है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने चेंज हो रहे हैं, तो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसमें भी कैसा हो सकता है, ये भी बैलेंस हो सकता है, या फिर ये भी कैसा हो सकता है, मतलब कि सरप्लस हो सकता है, या फिर ये भी डेफिसिट हो सकता है। तो अपन बात करते हैं इनकी वन बाय वन। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इसमें भी कैसा हो सकता है, या तो कैपिटल अकाउंट कैसा हो सकता है हमारा, बैलेंस्ड कैपिटल अकाउंट हो सकता है, तो बैलेंस्ड कैपिटल अकाउंट। सेकेंड वन कैसा हो सकता है, ये सरप्लस हो सकता है, तो सरप्लस कैपिटल अकाउंट। थर्ड वन ही कैसा हो सकता है, ये डेफिसिएट भी हो सकता है, तो डेफिसिएट कैपिटल अकाउंट। तो जो हमारा बैलेंस कैपिटल अकाउंट आता है उसमें क्या होता है, हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बोथ आर द इक्वल, लेकिन वो रिसिप्ट्स कैसे होनी चाहिए, कैपिटल। तो इनका नेचर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। तो कैपिटल रिसिप्ट्स इज इक्वल टू कैपिटल पेमेंट्स। और यहाँ पे कि सरप्लस में क्या होता है कि हमारी रिसिप्ट ज़्यादा हमारे पेमेंट से, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स ग्रेटर देन कैपिटल पेमेंट्स। और थर्ड डेफिसिट मतलब कि अपन पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो कैपिटल पेमेंट्स ग्रेटर देन कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल जो रिसिप्ट्स है वो हमारी पेमेंट से कम है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स लेस देन कैपिटल पेमेंट्स। तो अपन देखते हैं कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट,
डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। current account and other one is the capital account। तो देखते हैं अपन ये इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द इकोनॉमी, तो जो हमारा करंट अकाउंट है वो किसको चेंज करता है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को। तो इसमें क्या क्या इससे क्या आएगा, चेंज इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मतलब जो कैपिटल आइटम्स है उनको उनको अफेक्ट नहीं करेगा। तो चेंज इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कंट्री। और ये किसको चेंज करता है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। ये मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आइटम को ही चेंज करता है। तो इसमें क्या आएगा, चेंज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ ए कंट्री। सेकेंड देखते हैं अपन इनका मतलब कि कॉन्सेप्ट कैसा है। तो ये क्या है, मतलब कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। और सेकेंड ये मतलब कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ये नेचर में ये रिकरिंग बेस पे होता है। तो एक तरह से ये क्या हो जाता है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इसका नेचर कैसा होता है, रिकरिंग। और जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है ये नेचर में कैसा होता है, नॉन रिकरिंग। तो ये इस तरह से ये कैसा कॉन्सेप्ट होगा, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट। सेकेंड आता है कि इनके कंपोनेंट्स क्या क्या है। थर्ड वन इज द कंपोनेंट्स। तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट में इसमें ओनली फॉर द इंक्लूडेड कैपिटल आइटम्स। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड होगा कैपिटल आइटम्स। लेकिन जो हमारा करंट अकाउंट में उसमें क्या क्या, इसमें क्या इंक्लूड होता है, विजिबल आइटम्स, सेकेंड वन इज द इनविजिबल आइटम्स, थर्ड वन इज द यूनिलेटरल आइटम्स एंड फोर्थ वन क्या आता है इसमें, इनकम एंड रिसीप्ट्स ऑफ ए अब्रॉड। जो हमारी इनकम एंड रिसीप्ट्स है वो सब इंक्लूड हो जाती है। तो करंट अकाउंट एंड जो हमारा कैपिटल अकाउंट में बेसिकली थ्री डिफरेंस है कि इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स। तो हमारा एक और लास्ट कॉन्सेप्ट बचा इस चैप्टर का, देन कंप्लीटेड द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस चैप्टर। तो वो कॉन्सेप्ट है हमारे ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। देखते हैं दोनों होते क्या है। तो जो हमारे 4 टाइप्स थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, विजिबल, आइटम, सेकेंड वन इज द इनविजिबल आइटम्स, एंड थर्ड वन इज द यूनिलेटरल आइटम्स एंड फोर्थ वन इज द कैपिटल ट्रांसफर। तो जो हमारे विजिबल आइटम्स होते हैं उसमें भी कुछ आइटम कैसे होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं एंड कुछ एकोमोडेटिंग होते हैं।
यहाँ पे डबल एम आएगा। और इसमें भी कुछ ऑटोनोमस होते हैं, कुछ एकोमोडेटिंग होते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही होते हैं एंड इसमें भी ऐसे होते हैं। तो ये जो हमारे चारों के चारों कंपोनेंट्स हैं उनमें इंक्लूड होते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स एंड ऑटोनोमस आइटम। तो अपन देखते हैं कि ये होते क्या हैं। तो अपन देखते हैं कि दोनों होते क्या हैं, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। पहले अपन इनका डिफरेंस देख लेते हैं, तो इसमें मीनिंग भी आ जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड आइटम्स। versus autonomous items and accommodating items। तो मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं समोसा सेल कर रही हूँ। तो मैं वहाँ पे समोसा की दुकान है, मेरे पास शॉप है, तो मैं यहाँ पे समोसा सेल कर रही हूँ। तो मेरा मोटिव क्या होता है? तो मेरा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैं सोचती हूँ कि अगर इसकी कॉस्ट मेरी है 8 रुपीज़, तो मैं कम से कम इस पर 5 रुपीज़ तो प्रॉफिट अर्न कर लूँ। तो एक तरह से क्या होता है मेरे लिए? प्रॉफिट अर्न करना मेरा मोटिव क्या होता है। तो इसी तरह ऑटोनोमस आइटम्स भी वो आइटम होते हैं जिनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट करना, प्रॉफिट अर्न करना। मतलब कि मैं कुछ भी सेल कर रही हूँ तो उसके पीछे मेरा रीजन क्या है, मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट सेल करना। तो फिर आता है सेकेंड वन इज द एकोमोडेटिंग आइटम्स। ये क्या होता है? तो कई बार क्या हो जाता है कि मेरी सेल ऑफ द कॉस्ट 8 रुपीज़ पड़ी लगी हुई है, लेकिन मेरा शाम को 10 PM हो गया, फिर मेरे को पता चल रहा है कि कोई समोसा लेगा ही नहीं और कल इनको मैं सेल नहीं कर सकती क्योंकि कल ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, उनको 5 रुपीज़ में सेल कर रही हूँ। तो ये क्या होगा, मेरे लिए डेफिसिट होगा। लेकिन समटाइम्स कि पास ही में कोई फेयर लगा हुआ है, मेला है, और मैं मतलब कि मेरे समोसे कम बने हैं और मुझे पता है कि सारे के सारे समोसे खाने, तो मैं प्राइस को क्या इंक्रीज कर दूँगी, तो मेरे लिए क्या हो जाता है? सरप्लस। तो ये ऐसे आइटम्स है जो क्या करते हैं? कवर अप करते हैं हमारे सरप्लस एंड डेफिसिट को, उसको बोलते हैं अपन एकोमोडेटिंग आइटम्स। तो फर्स्ट था ऑटोनोमस, जो क्या होता है? हमारे प्रॉफिट को, मतलब कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किया जाता है। तो अपन इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये होते क्या है। तो इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल की, हो रही है, विद इन द कंट्री कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब इंडिया एंड USA के बीच में हो रहा है। मैंने एग्जांपल लिया है इंडिया एंड USA, बाकी कुछ भी हो सकता है, मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑटोनोमस आइटम्स क्या हो गए? ऑटोनोमस आइटम रेफर्स टू द जो क्या हो रहे हैं? इंटरनेशनल के बीच में हो रहे हैं। तो रेफर्स टू द दोज आइटम्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जो किसके बीच में हो रहे हैं? इंटरनेशनल के बीच में। तो दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, और जो क्या होते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? विच टेक ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। सम इकोनॉमिक मोटिव, और उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकेंड आता है एकोमोडेटिंग आइटम। तो ये क्या एक ऐसे आइटम होते हैं? एकोमोडेटिंग आइटम रेफर्स टू
रेफर्स टू दोज आइटम्स, ये ऐसे आइटम्स होते हैं जो क्या कवर अप करते हैं हमारे सरप्लस एंड बैलेंस बजट को। तो ट्रांजेक्शन रेफर्स टू द ट्रांजेक्शन दैट आर अंडरटेकन टू, किसको अंडरटेकन करते हैं, हमारे सरप्लस एंड डेफिसिट को। तो टू कवर डेफिसिट और सरप्लस, टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटो जो हमारे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है उनके, तो इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। सेकंड देखते हैं कि मतलब कि इन दोनों के बीच में जो बीओपी अकाउंट है उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है। तो इफेक्ट ऑन बीओपी अकाउंट, तो जो हमारा ऑटोनोमस अकाउंट है वो क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, दिस इज द इंडिपेंडेंट। और जो हमारा जो अकोमोडेटिंग आइटम होता है ये डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, डिपेंडेंट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। थर्ड इनका डिफरेंस है कि करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट। पहले पर इन दोनों को समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है एंड इफेक्ट। तो जो ऑटोनोमस आइटम है ये क्या होता है, ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू दोज आइटम्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच ड्यू टू टेक सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ऐसे आइटम जो अपन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ट्रांजेक्शन करते हैं। थर्ड सेकंड वन आता है अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो ये क्या होता है, अकोमोडेटिंग आइटम रेफर्स टू दोज आइटम ट्रांजेक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। मतलब ये कवर अप करता है हमारे डेफिसिट एंड सरप्लस को। इफेक्ट ऑन बीओपी अकाउंट, मतलब इनका बीओपी अकाउंट पे इफेक्ट क्या होता है। तो जो हमारा ऑटोनोमस आइटम ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और जो एकोमोडेटिंग आइटम होता है क्या होता है, डिपेंड ऑन बीओपी, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डिपेंडेंट करता है। फिर अपन देखते हैं इसका मतलब एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, इसका नेचर कैसा होता है। बस ये लास्ट पार्ट है हमारा, चैप्टर completed and macroeconomics are also completed. करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इसमें अपन एक और चीज़ देखेंगे, इसका अल्टरनेटिव नेम भी होता है कुछ ना कुछ, तो अपन वो देखेंगे इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है। अल्टरनेटिव नेम, तो जो हमारा ऑटोनोमस आइटम होता है उसका नेचर कैसा होता है, मतलब करंट अकाउंट भी होता है, कैपिटल अकाउंट भी होता है। तो बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बट जो हमारा एकोमोडेटिंग आइटम्स होता है उसका नेचर सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है, कैपिटल अकाउंट, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आइटम्स को ही इंक्लूड करता है, तो उसका नेचर कैसा होता है, कैपिटल अकाउंट। और उसका एक और लास्ट बेसिस है अल्टरनेटिव नेम। तो जो हमारा ऑटोनोमस आइटम है उसका नाम है अबोव द लाइन आइटम्स, और जो हमारा एकोमोडेटिंग आइटम उसका दूसरा नाम है बिलो द लाइन आइटम्स। तो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि ऑटोनोमस क्या होता है एंड एकोमोडेटिंग क्या होता है। सो दिस इज द लास्ट पार्ट कि ऑटोनोमस मतलब कि जो अपन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ट्रांजेक्शन करते हैं। एकोमोडेटिंग आइटम जैसे आइटम जो क्या हमारे जो ऑटोनोमस आइटम के ट्रांजेक्शन है उसके डेफिसिट एंड सरप्लस को क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। तो बस आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है एंड देन वी आर कंप्लीटेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज का क्लास थोड़ा छोटा ही था, तो अपन ने इसमें देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। फर्स्ट अपन ने ये देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एंड
बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अपन ने समझा कि ये होता किस किस टाइप का है। सेकंड अपन ने देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा होता। फिर अपन ने देखा कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसके कंपोनेंट क्या क्या है। फिर अपन ने देखा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। एंड अपन ने देखा कि करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के बीच, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट क्या है, जो क्या कंपोनेंट्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट क्या है। लास्ट अपन ने देखा कि ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं। तो आई होप all are the understand macroeconomics 6 lecture. So thank you so much.